नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को पता है जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है दोस्तों 10 जून को होने वाला। टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसके लिए हम लोग ईडीयू गोरिल्ला पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें जो देखिए दोस्तों, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसमें दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का है दोस्तों इसमें सेट, और टोटल जो है 20 सेट है। 10 सेट आपका है पेपर 1 का और 10 सेट पेपर 2 का। तो इसको हम लोग दोस्तों पूरा कंप्लीट करेंगे। सेट 1 पेपर 1 और पेपर 2 देखिए इसमें दिया हुआ है 20 प्रैक्टिस सेट है टोटल। और देखिए विषय सूची में देखिए पेपर 1 में जो है वो प्रैक्टिस सेट है, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 2 3 10 है। उसी तरह से पेपर 2 में भी 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और इसका व्याख्या भी करेंगे हम लोग। तो चैनल में जो भी नए लोग हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। और किन्हीं को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग आज करेंगे डेली दोस्तों। जितना जो भी टाइम बचा है उससे पहले हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात तट पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनी। तो महमूद गजनी जो है दोस्तों भारत में पहला आक्रमण किया था। कब किया था अगर पूछा जाए तो 1000 ईस्वी को किया था। महमूद गजनी को आमीन एड दावला महमूद के नाम से भी जाना जाता है, जो 997 सी से अपनी मृत्यु तक गजनवीद साम्राज्य शासक था। महमूद ने पूर्व प्रांतीय शहर गजनी को एक व्यापक साम्राज्य की समृद्ध राजधानी में बदल दिया, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अधिकांश ईरान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। 1700 के दशक के अंत में बंगाल में स्थापित सत्ता नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जोतदारों ने अन्य रैयतों को ऋण दिया और अपनी उपज बेच दी। ये जो है दोस्तों ये सत्य नहीं है। 1700 के दशक के दौरान जमींदार एक बड़े संकट का सामना कर रहे थे। जोतदार कहे जाने वाले अमीर किसानों के एक वर्ग ने गांवों में अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत किया। वे उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में सबसे अधिक सक्रिय थे। उन्हें घंटीदार या मंडल भी कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ तक जोतदारों ने भूमि के विशाल क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था, और जब जमींदार के करों का भुगतान करने में विफलता के कारण उनकी संपत्ति की नीलामी की गई तो जोतदार ज़्यादातर खरीदार थे। इस प्रकार वे उत्तरी बंगाल में प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसमें व्याख्या भी रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या भी बहुत लंबा इसमें किया गया है। थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। भारतीय अप्रवासियों से भरे कोमागाटा मारू नामक के एक जहाज़ को कनाडा से वापस लौटा दिया गया। जैसे ही जहाज़ भारत लौटा, उसके कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ संघर्ष में मारे गए या गिरफ्तार किए गए। उत्तरी अमेरिका में आधारित गदर आंदोलन ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लाला हरदयाल के मुख्य नेता के रूप में वहां के स्वतंत्रता राजनीतिक माहौल के कारण सभी गतिविधियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गई। गदर का अर्थ है दोस्तों विद्रोह, इसलिए नाम से ही इरादे स्पष्ट है। भारतीय राज्यों में भारतीय आबादी की संख्या 7 करोड़ और ब्रिटिश भारत में 24 करोड़ है, जबकि केवल 80,000 अधिकारी और सैनिक और
40,000 स्वयं सेवक है जो अंग्रेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने अपनी पहली ट्रेन कहाँ से चलाई? तो 1883 में कहाँ से चलाई दोस्तों? ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने अपनी पहली ट्रेन कहाँ से चलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर, बॉम्बे से ठाणे। तो भारतीय रेल का इतिहास 160 साल पहले का है दोस्तों। 16 अप्रैल 1853 को बोरो बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली यात्री ट्रेन थी। यह साहिब सुल्तान और सिद्ध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियां थी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसे 1676 मिमी ब्रॉड गेज में बनाया गया था जो रेलवे के लिए देश का मानक बन गया। इस लाइन का निर्माण ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे GIPR 1849 में शामिल हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक गठबंधन के माध्यम से किया गया था जिसने उस समय भारत में बड़े पैमाने पर शासन किया था। उद्घाटन यात्रा में 21 तोपों की सलामी मिली और 1853 में मुंबई से ठाणे का किराया प्रथम श्रेणी के लिए मात्र 2 रुपये और 10 आने द्वितीय श्रेणी के लिए, 1 और 1 आना तृतीय श्रेणी के लिए। आने 5 और 3 पैसे थे। तीसरी श्रेणी का किराया लगभग 3 पाई प्रति मील था। परियोजना पर 10,000 लोगों ने काम किया और रेलवे लाइन बिछाने के लिए 10,000 पाउंड खर्च किए गए थे। मुंबई ठाणे रेल मार्ग ट्रेन ने बिना किसी दुर्घटना के पहले वर्ष में 4,50,000 यात्रियों को यात्रा कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत का सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया गया था? क्यों किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहने के दौरान लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यापगत का सिद्धांत एक विलय नीति थी। व्यापगत का सिद्धांत उन अंतर्निहित कारकों में से एक था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। कई भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता खो दी और ब्रिटिश क्षेत्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है? तो कौन है दोस्तों जो महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। दांडी मार्च जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी के लिए निकले। वहां गांधी और उसके समर्थकों को समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करनी थी। दांडी में हजारों और लोगों ने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और बॉम्बे और कराची के तटीय शहरों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने नमक बनाने में नागरिकों की भीड़ का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा पूरे भारत में फैल गई। जल्द ही लाखों भारतीयों को शामिल कर लिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को स्वयं 5 मई को गिरफ्तार किया गया था लेकिन सत्याग्रह उनके बिना जारी रहा। 21 मई को कावित्री सरोजनी नायडू ने बॉम्बे से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना साल्ट वर्क्स पर 2500 पैदल सैनिकों का नेतृत्व किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नेता को कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी समूहों के बीच विभाजित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी गुट का हिस्सा माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उनका जन्म दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 3 दशकों तक भारत में सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दिशा में काम किया और प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज कर दिया। 1899 और 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। उसके बाद 1902 से उनकी मृत्यु 1915 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। इनका मृत्यु दोस्तों 1915 ईस्वी में हुआ और वह 1889 में शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मॉडरेट ग्रुप से जुड़े। 1905 में बनारस अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1905 में। उसके बाद 1907 में वैचारिक अंतर के बावजूद उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए तीव्र अभियान चलाया, जिन्हें उस वर्ष अंग्रेज़ों ने वर्तमान म्यांमार के मंडले में कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान का जन्म दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में एक संपन्न और कुलीन परिवार में हुआ था, जिसका मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध था। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने कई रिश्तेदारों को खो दिया। वह मुगल साम्राज्य की हार से अत्यधिक प्रभावित था। उन्होंने एक गहन पुस्तिका असबाबे बगवत ए हिंद लिखी, जिसमें ब्रिटिश अज्ञानता और आक्रामक विस्तार नीतियों को विद्रोह के मुख्य कारण के रूप में उद्धृत किया गया था। सैयद ने मुसलमानों को उनकी स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उनका मानना था कि मुस्लिम समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब कठोर रूढ़िवादित को त्याग दिया जाए और व्यवहारिक को अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधारकों द्वारा शुरू किए गए अग्रणी हमले में प्रभावित होकर सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों, इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पटना में फारसी और अरबी का अध्ययन शामिल था, जहां उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों के कार्यों और प्लेटो और अरस्तु के कार्यों का अरबी अनुवाद पढ़ा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा की एक तर्कसंगत आलोचना लिखी। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले वुडफोर्ड और फिर डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया। 1814 में दोस्तों उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। उन्हें दिल्ली के नाम मात्र मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता शीर्षक से अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इस पर हम विचार करते हैं। प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा में एक मानव रूप मिला, ये सही है। और मथुरा कला स्कूल का सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संघोल में पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ, ये भी सही है। मथुरा में केवल बौद्ध चित्र पाए जाते हैं, वहाँ वैष्णव या शैव की कोई प्रतिमा नहीं मिली। ये दोस्तों गलत है, इसलिए इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या होगा? दोनों हो जाएगा। द पहली शताब्दी सी गांधार अब पाकिस्तान में, उत्तर भारत में मथुरा और आंध्र प्रदेश में वैंगिक कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे। प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा और गांधार में मानव रूप मिला। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संघोल में पाए जाने वाले स्तूप की मूर्तियां हैं।
जो कि इसका आंसर दोस्तों दोनों है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहां बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया था गंगा की घाटी के बाहर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो है अवंती और गांधार ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और पांचवा। ताकि बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहार का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। हालांकि मूर्तिकला में कुछ ब्राह्मणवादी देवताओं के उदाहरण भी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अवशेषों, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा, रामाग्राम, बेठादीपा, पावा, कुशीनगर और पिपलवीना में किया गया था। ये सभी गंगा की घाटी में है, इसलिए विकल्प 2, 3 और 4 सही नहीं होगा और पहला और क्या होगा, पांचवा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश हड़प्पा मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है दोस्तों, मुहर बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, ये सही है। और मानक हड़प्पा मुहर एक वर्ग पट्टिका 2x2 वर्ग इंच थी, जिसे आमतौर पर नरम नदी के पत्थर स्टीटाइट से बनाया गया था, लेकिन कोई भी मुहर सोने और हाथी दांत से नहीं बनी थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सिर्फ पहला हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल एक जो है वो क्या है, सही है। होता है कि पुरातत्वविदों ने संधि घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मुहरों की खोज की है, जो आमतौर पर जानवरों की सुंदर आकृति जैसे गेंडा, बैल, बाघ, हाथी, जंगली बैल, बकरी, भैंस आदि के साथ आमतौर पर स्टीटाइट से बनी होते थे, और कभी कभी अगेट, चर्ट, तांबा, फाइनेंस और टेराकोटा से मुहर बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, इसलिए कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश सिंधु घाटी मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका हम लोग विचार करते हैं। पहला है दोस्तों, सिंधु घाटी के बर्तनों में मुख्य रूप से बहुत ही उत्कृष्ट पहिया निर्मित माल होते थे, जिनमें बहुत कम हाथ से बनाए जाते थे, ये आपका सही है। और दूसरा जो है दोस्तों, साधारण बर्तन रंगे हुए बर्तन की तुलना में कम सामान्य थी, ये गलत है। तीसरा, रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन दुर्लभ और ज्यामितीय पैटर्न के साथ सजाए गए छोटे फूलदान मुख्य रूप से लाल, काले और हरे रंग में शामिल थे, शायद ही कभी सफ़ेद और पीले होते थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या है, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है वो, कपास और ऊन की कताई हड़प्पा के लोगों को नहीं पता थी, ये दोस्तों गलत है। कपास और ऊन के बारे में पता था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है नहीं पता था, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। यह सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकला और तकला भंवर की खोज से स्पष्ट है कि कपास और ऊन की कताई बहुत आम थी, इसलिए कथन 2 गलत है। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का व्यापक स्तर पर अभ्यास किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक नृत्य करने वाली लड़की की लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की आकृति है। मोहनजोदड़ो में मिली इस उत्कृष्ट ढलाई में एक लड़की को दिखाया गया जिसके लंबे बाल एक गोखरू में बंधे हैं, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो सनाठी। सनाठी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। सनाठी जो है दोस्तों वो सनाठी कालूराबूरी के
चितपुर तालुक में भीमा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई किए गए कलाबुरागी जिले में सनाथी एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। सम्राट अशोक की एक मूर्ति चित्र मौर्य सम्राट की एकमात्र उपलब्ध छवि यहाँ मिली थी। अशोक के ग्रंथ प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए एक शानदार महास्तूप, जिसे शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य नीदरवर्ल्ड्स के महान स्तूप के रूप में संदर्भित किया गया है, जो इसकी खोज यहाँ की गई है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, जो सनाठी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो कौन सा जिला था दोस्तों? तो पटना। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो पटना था। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना था दोस्तों। पटना में सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के बाद 2 दिनों तक कोई कानून व्यवस्था नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर के पास के एक गांव उत्तमनजई के अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों का अहिंसक आंदोलन चला। गफ्फार खान अपनी लोकप्रियता के कारण सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहकर पुकारे गए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो कौन थे दोस्तों? तो असैनिक सेवक। ऑप्शन ये हो जाएगा, असैनिक सेवक। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अफसर एवो हुम के सहयोग से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई, तो कब दी गई दोस्तों? तो फांसी जो 1931 ईस्वी में दी गई। तो भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई मार्च जो है वो 1931 में दी गई। तो अगर अब डेट पूछा जाए दोस्तों तो 23 मार्च 1931 को दी गई। 23 मार्च हो जाएगा, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह दोस्तों गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता थे। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था? जनरल डायर की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी को चुना गया था। तो तुर्की का खलीफा के पक्ष में भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। नवंबर 1919 में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने दिनों के लिए हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की। 6 वर्ष की जेल 1908 में हुई थी। देखिए 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गुट को कांग्रेस से बाहर निकाल देने के बाद उग्रवादी आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे दोस्तों वो शहरी क्षेत्रों से थे। किससे थे? शहरी क्षेत्रों से। 1885 में कांग्रेस की स्थापना और गांधी के आगमन के बीच के काल में राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य तौर पर एक शहरी आंदोलन ही रहा।
इसमें शहरी लोगों ने ही भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला, तो कौन से जिला के थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंगेर के थे। कौन से जिला के थे? मुंगेर जिला के। रामविलास सिंह मुंगेर जिले के फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे। आखिर भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक राजनीतिक दल था। रामविलास सिंह बिहार से अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों? तो राज्यपाल के सलाह पे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। तो 12वीं लोकसभा के लिए दोस्तों निर्वाचन हुए, इसका आंसर हो जाएगा फरवरी सन 1998 ईस्वी में। फरवरी 1998 ईस्वी में। तो 12वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए 16, 22 और 28 फरवरी 1998 को भारत में आम चुनाव हुए। राज्यपाल के चेयरमैन हैं, तो राज्यपाल के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यपाल के चेयरमैन के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, किंतु इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा के भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के तहत की गई थी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 80 चुनकर आती है। कितना? 80। उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों लोकसभा की सीट जो है वो 80 है, सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम दोस्तों वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। कब बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अधीन उल्लेखित है कि एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 अधिवेशन होंगे और सत्रावसान तथा नए सत्र के प्रारंभ की तारीख के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। ऐसे प्रायः संसद में वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षा सत्र और शीत सत्र। 3 सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब भारत के प्रधानमंत्री भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है दोस्तों? तो दिल्ली जो आपका है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, और भारत के राष्ट्रीय राजधानी भी है, जो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में 1997 ईस्वी में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया। तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा जयपाल रेड्डी ने। किसने किया था? जयपाल रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में
विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस राज्य की विधानसभा द्वारा। राज्य की विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे या करे कि जहां विधान परिषद है वहां उसका उत्साधन समाप्त कर दिया जाए और जहां विधान परिषद नहीं है वहां इसकी स्थापना कर दी जाए, जैसा कि अनुच्छेद 169 में कहा गया है। कितना? अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, और भारत का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 4। ताकि यदि दोनों सदन किसी विधेयक पर असहमत है तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का जो नेता है दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वोच्च होता है, वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं, संविधान में राज्यसभा के एक अस्थायी सदन के रूप में बनाया गया है, यह कभी भंग नहीं हो सकती है। इस सभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए दोस्तों इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए दोस्तों? तो उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है दोस्तों भारतीय जूट उद्योग के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। भारत जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश के तहत 23,836 करघों वाली सभी 73 जूट मिलों को प्रबंधित करने और देखभाल करने के लिए बांग्लादेश जूट मिल्स कॉरपोरेशन BJMC का गठन किया गया था। हालांकि भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए यह बांग्लादेश से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखो और निकालो। रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? तो किसकी नीति है दोस्तों? पूंजीवाद का। रखो और निकालो पूंजीवाद का क्या है? नीति है। रखो और निकालो पूंजीवाद की नीति है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लाभ के लिए किसी देश के व्यापार और उद्योग को निजी मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पूंजीपतियों द्वारा पूंजीवाद का उत्साहपूर्वक अभ्यास किया जाता है। जो लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी लगाते हैं और अधिक सामान और पैसा लेते हैं। पूंजीवाद एक निष्पक्ष और खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा को क्या करता है? बढ़ावा देकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी GDP का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां भारत की GDP का हिस्सा है। भारत में मत्स्य पालन भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र है जो इसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.07% योगदान देता है। भारत में मछली पकड़ने का क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका देता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.96% हिस्सा है और चीन के बाद जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा जो है एक प्रकार का धन है जो एक राष्ट्र ज़्यादातर विकसित देशों द्वारा जारी किया जाता है, जिससे राजनीतिक और
आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर माना जाता है। अधिकांश निर्यात और आयात व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में दुर्लभ मुद्राओं को दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और घरेलू मुद्रा पर इसे प्राथमिक दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CSO, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो यह सांख्यिकी और कार्यकाल कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत चलता है और देश की सांख्यिकी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और इस संगठन की गतिविधियों में राष्ट्रीय आय लेखांकन, मानव विकास सांख्यिकी, लिंग सांख्यिकी, गणना और रख रखाव, आर्थिक गणना और इसके अनुवर्तित सर्वेक्षण आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक समाधान, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर है। किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता का मतलब है कि उस देश के लिए विकास बहुत आसान हो जाएगा। जहां बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध है। पूंजी निर्माण किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान पूंजीगत वस्तुओं जैसे उपकरण, परिवहन, संपत्ति और बिजली की शुद्ध संचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की डॉक्टरेट थीसिस इस प्रकार है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुपये की समस्या इसका मूल और इसका समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यूरोप के सामंती संपदा में निम्नलिखित 3 विशेषताओं में से कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, एक महत्व था और राजनीतिक समूह थे और श्रम का विभाजन था। पहला, तीसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन के पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनफ्री लेबर, ये आपका हो जाएगा। कमोडिटी उत्पादन, ये नहीं होगा। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन, ये हो जाएगा। मशीनीकरण, ये नहीं होगा। सब्सिडी, ये आपका हो जाएगा। तो केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा। कब बने थे? तो 1939 ईस्वी में। और 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने अलग राज्य झारखंड बनाने की आवश्यकता के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ चर्चा की। भारत की स्वतंत्रता के बाद आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी के रूप में फिर से उभरी और इसने दीर्घकालीन लक्ष्यों को भारत प्राप्त करने के लिए गैर आदिवासी लोगों को क्या क्या सम्मोहित किया। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना जो हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी। पहली जनगणना 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी जो थी दोस्तों 20 मिलियन से अधिक है, जिसमें 28% आदिवासी है, जबकि 12% लोग जो है वो अनुसूचित जाति के हैं। 12% लोग अनुसूचित जाति के और 20 मिलियन से अधिक 28% जो है आदिवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रपति।
तो राम नारायण सिंह को अक्सर बाबू राम नारायण सिंह के रूप में समर्पित किया जाता है 1885 से 1964 के बीच, जो हजारीबाग के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। राम नारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस आंदोलन के लिए झारखंड में 21 दिनों तक रहे? कौन सा आंदोलन के लिए दोस्तों गांधी जी झारखंड में 21 दिनों तक रहा? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन के लिए? चंपारण आंदोलन के लिए। 1917 के चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 में। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी पहली बार 4 जून 1917 को झारखंड के रांची आए थे। झारखंड रांची में पहली बार कब आए थे दोस्तों महात्मा गांधी? तो 4 जून 1917 में आए थे। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने झारखंड के इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र पाल ने। क्या हो जाएगा? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल ने झारखंड के इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था। इटखोरी में 200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के विभिन्न बौद्ध अवशेष हैं। इटखोरी में महेंद्र पाल के एक शिलालेख से संकेत मिलता है कि प्रतिहार शासक 9वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध के दौरान छोटा नागपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों के नियंत्रण में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में को झारखंड के रूप में किसमें वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबरनामा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। मुगल काल में इस क्षेत्र को खुखरा के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, जो अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुकिए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिरसा मुंडा का। और अधिकांश बचपन में अपने माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हुए बिता। वह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शिक्षक जयपाल नाग बिरसा मुंडा के मार्गदर्शन में सलगा में प्राप्त की, जो एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो झारखंड और बिहार में उत्पन्न मुंडा विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें धरती आबा या फिर पृथ्वी पिता के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार मुंडा जनजाति की ज़मीनें छीन रही थी और मिशनरी मुंडा संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकर भूमि को कहा जाता है। कोरकर भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बाखला, खानवत, जलशासन, अरियत, ये सभी कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। धारा 3:13 के अनुसार कोरकर का अर्थ स्थानीय रूप से किसी भी नाम से जाना जाता है, जैसे बाभला, खानवत, जलशासन या फिर अरियत, जिसे कृत्रिम रूप से समतल किया गया है या मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए तटबंध किया गया है। यह अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। यह पहली बार कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसे 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है और सामुदायिक स्वामित्व की रक्षा करता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इसलिए यह न्यायिक परीक्षा समीक्षा से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों जोजो हातू? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा क्रोमाइट। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए। तो जोजो हातू जो है दोस्तों चाईबासा के पश्चिम सिंहभूम जिले का एक कस्बा से 22 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक गांव है। यह सिंहभूम क्रोमाइट कंपनी और टिस्को द्वारा क्रोमाइट जमा और लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। इस बेल्ट में क्रोमाइट की मेज़बानी करने वाली
अतिमैफिक चट्टानें चाईबासा समूह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लौह अयस्क सुपर ग्रुप की चट्टानों में घुसपैठ कर रही है। ये घटनाएं अंजदबेरा और सहदेव रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में चूंकि सभी प्राथमिक सिलिकेट बदल दिए गए हैं, क्रोमाइट का उपयोग अतिथेय शैल स्लपति के लिए किया गया है। जोजो हाथू हाटमगरिया केसरगरिया रोरोबुरु चिंतकबुरु चुतुंगबुरु किमसीबुरु किट्टाबुरु के आसपास क्रोमाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो झारखंड में यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जादूगोड़ा में है, नरवा पहाड़ और तुरामडी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जादूगोड़ा का जो है दोस्तों शिवभूम थ्रस्ट पेटी में जादूगोड़ा 1951 में देश में खोजा जाने वाला पहला यूरेनियम भंडार है और 1957 में इस जमा में खोजपूर्ण खनन गतिविधियां शुरू हुई। इस पेटी के कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे कन्यालुका, निमडी, नंदूप को भी यूरेनियम के बहुत सीमित खराब ग्रेड रिजर्व की घटनाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझारा जलप्रपात नदी पर बना है। तो मोतीझारा जलप्रपात जो है दोस्तों वो कौन सी नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय नदी पर बना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। मोतीझारा जलप्रपात जो है अजय नदी पर बना है। यह झरना झारखंड के साहिबगंज जिले में एकमात्र जलप्रपात के रूप में प्रसिद्ध है। एक छोटी पहाड़ी धारा का पानी चट्टान के दो किनारों पर गिरता है, प्रत्येक 50 से 60 फीट ऊंचा है। मोती झरना साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के तलझारी सीडी ब्लॉक में एक गांव भी है। अजय नदी भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह झारखंड में देवघर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर 980 फीट ऊंची एक छोटी पहाड़ी से निकलती है। यह फिर झारखंड से होकर बहती है और सिमजूरी में पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होकर होती है, झारखंड में किस ब्लॉक गढ़वा जिला में राज्य में प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास बंड में स्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा टंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-2020 में पशुधन क्षेत्र का विकास दर क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 3.8%, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में खनिज से कुल राजस्व संग्रह कितना था? तो कितना था दोस्तों? तो 5165.82 करोड़ रुपए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 करोड़ रुपये। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना झारखंड के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को साल में 2 बार अनुदानित मूल्य पर कपड़े प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के 500 करोड़ रुपये के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत झारखंड का राजस्व अधिशेष 2020-21 में अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.52%, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में झारखंड द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर कितना व्यय करने का अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28,037 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अनुमानित बजट में 2021-22 के लिए कितना राजस्व व्यय प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 75,755 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है। कौन सा चित्रकारी है दोस्तों? तो कोहबर है, ऑप्शन सी हो जाएगा कोहबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंता झारखंड का लोकगीत और नृत्य है जो मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल, ऑप्शन ए हो जाएगा संथाल। हुंता झारखंड का लोकगीत और नृत्य है जो मुख्य रूप से संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य रूप दर्शाता है कि इस जनजाति द्वारा शिकार कैसे किया जाता है और उनके नृत्य में शामिल मूल प्रॉप्स तीर धनुष और शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण हैं। झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण लोक संगीत हैं जैसे झुमटा हो गया प्रातकाली में और भीमसरिया, अड़हतिया, पहिल सांझा, उदासी, पावस, दोहारी, डोमकच आदि ये सब है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरहुल। तो सरहुल त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में माना जाता है। यह झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह ग्राम देवता की पूजा है जिन्हें जनजातियों का रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जाति संबंधित है और माल्टा भाषा बोलती है? इसका आंसर हो जाएगा सोरैया पहाड़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड की सोरैया पहाड़िया जनजाति ज़्यादातर राजमहल पहाड़ियों में संथाल परगना क्षेत्र में है। वे मुंडा समूह की माल्टा भाषा बोलते हैं। उन्हें मलेर पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सोरैया पहाड़िया मुख्य रूप से अपनी पृथक आत्माओं की पूजा करते हैं जिन्हें जीवे उकर्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ के तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो क्या स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिसई। नवरत्नगढ़ सिसई के तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहबर झारखंड की एक प्रसिद्ध कला है जिसका अर्थ है। तो उसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के विवाहित जोड़े, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीमित जल निकासी बेसिन क्या है जो आम तौर पर पानी को बरकरार रखता है और पानी के अन्य बाहरी निकायों जैसे नदियों या महासागरों में बहिर्वाह की अनुमति नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बारहमासी बेसिन, ऑप्शन बी हो जाएगा बारहमासी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय शहर हेलसिंकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड। कहाँ पे है? फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलेवियो दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलेवियो दर्रा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? इसका आंसर इटली में है। कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। डेनिस जो है वो डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा जो है थाईलैंड में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रुनेई, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तिनियन। क्या हो जाएगा? तिनियन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को आइलैंड ऑफ प्रोमिस के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिंडानाओ। क्या हो जाएगा? मिंडानाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है दोस्तों ये नहीं है कॉफ़ी मंगोलिया, ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। तो मंगोलिया अपने कॉफ़ी उत्पादन या संस्कृति के लिए नहीं जाना जाता है। मंगोलिया में एक पारंपरिक चाय संस्कृति है और चाय देश में सबसे अधिक खपत वाला पेय है। ब्राज़ील शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक देश वैश्विक कॉफ़ी और आपूर्ति का 40% हिस्सा है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी नॉर्मैंडी। जर्मनी का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र रूहर है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है नॉर्मैंडी, इसलिए क्या है गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था रूहर, रूहर होना चाहिए था।
बाकी यूक्रेन, किरोएराग, फ्रांस, पायरेनीज, कजाकिस्तान, करागांडा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारे देश में गेहूं की अर्धबौनी किस्म है? तो गेहूं की अर्धबौनी किस्म कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विद्या, ऑप्शन ये हो जाएगा विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक पठार से उद्मित या उत्पन्न सोन दक्षिण तट पर गंगा की बड़ी सहायक नदी है। मुर्रा एक नस्ल है, तो मुर्रा किसका नस्ल है दोस्तों? तो मुर्रा जो है वो भैंस का नस्ल है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास पाई जाती है। यह अधिक दूध देने वाली नस्ल है और प्रतिदिन कम से कम 18 लीटर दूध का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कामेट। कामेट पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। कामेट जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील। तो ताज़े पानी की भारत में सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों वो हो जाएगा वुलर, ऑप्शन बी हो जाएगा वुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट हो जाती है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों इसका जो है उद्गम एंगसी ग्लेशियर से हुआ है, जो कि तिब्बत के बुरंग में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? तो झारखंड में है। झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। इस जगह में सूक्ष्म मिट्टी है, अर्थात मिक्का युक्त मिट्टी है, माइका युक्त। मंदार पर्वत भागलपुर बिहार के दक्षिण में है और झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। खरीफ का जो सत्र है दोस्तों मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ प्रकार की फसलें हैं। सिंधु नदी की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिनाब, ऑप्शन बी हो जाएगा चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तारित है। यह 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में विस्तारित है। यह वलित पर्वत का उदाहरण है।
गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों अरावली होगा। दोस्तों सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग पेपर 2 का सेशन लेके आएंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल में, और जो भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।